अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग लर्निंग फेज़। आपका मेरे अपने चैनल हैशटैग लर्निंग फेज़ पे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और आज हम लोग उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका देखेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है और बहुत बड़ा पार्ट है ये, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। उर्दू ज़बान खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है। उर्दू तरकी ज़बान, टर्की ज़बान का लफ्ज़ है जो उर्दू लफ्ज़ से बना है। इसके माने लश्कर, फ़ौज, छावनी, आरामगाह है। उर्दू का सबसे पहला इस्तेमाल 1750 में हुआ था। इस लफ्ज़ का सबसे पहला इस्तेमाल मुसहफ़ी ने किया। उर्दू लफ्ज़ का तज़किरा सबसे पहले तुज़ुर्के बाबरी में मिलता है। किस में मिलता है? इम्पॉर्टेंट है ये। किस में मिलता है? सबसे पहला तज़किरा तुज़ुर्के बाबरी में मिलता है। उर्दू ज़बान उर्दू लफ्ज़ से पहले मुख्तलिफ नामों से जानी जाती थी। आमिर खुसरो ने 14वीं सदी में हिंद या हिंदवी का नाम दिया। इसके बाद रेख्ता नाम दिया। वली दक्कनी भी रेख्ता ही कहते थे। दिल्ली में इसको ज़बान दिल्ली कहा जाता था। शाहजहाँ ने उर्दू माली का नाम दिया और ये उर्दू ज़बान का खिताब है। तो शाहजहाँ ने क्या कहा? उर्दू माली, और ये उर्दू ज़बान की एक खिताब है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्कन के इलाके को फ़तह किया और गुजरात से मालवा तक हुकूमत कायम की और दिल्ली से लोग गुजरात गए तो इसका नाम गुजरी पड़ा, और जब दक्कन के इलाके में पहुंची तो इसका नाम दक्कनी पड़ा। ये उर्दू का कदीम नाम है। अंग्रेज़ उर्दू ज़बान को हिंदुस्तानी या मॉरस के नाम से याद करते थे। अंग्रेज़ क्या करते थे? उर्दू ज़बान को हिंदुस्तानी या मॉरस ज़बान के नाम से इसे याद करते थे। 1832 में उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। इम्पॉर्टेंट है। 1832 में उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। इससे पहले फ़ारसी को दफ्तरी और अदबी हैसियत हासिल थी। उर्दू ज़बान के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ सबसे पहले 1878 में क्लासिट ने इस्तेमाल किया। तो उर्दू ज़बान के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? क्लासिट ने इस्तेमाल किया। कब इस्तेमाल किया? 1878 में। 18वीं सदी की चौथी दहाई से कबल उर्दू ज़बान को सिर्फ एक बोली माना जाता था। ज़बान के लिए लिसान लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो ज़बान के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? और लिसान। लिसान अरबी लफ्ज़ है। लिसान क्या है? एक अरबी लफ्ज़ है। भाषा, बोली, ज़बान को लिसान कहते हैं। भाषा, बोली और ज़बान को लिसान कहा जाता है। और इसकी जमा अलसना है। इसकी जमा क्या है? अलसना है। लिसान से ही लिसानियात बना है, जिसकी माना ज़बान का इल्म होता है। लिसानियात से मुराद ज़बान की तकरीरी व तहरीरी महारत हासिल करना नहीं होता, बल्कि किसी भी ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका का इल्म होता है। कोई ज़बान कैसे पैदा हुई और कैसे इसने तरक्की की और कैसे वह बाकायदा ज़बान बन गई, यही इल्म लिसानियात कहलाता है। और इल्म लिसानियात के जानने वाले को माहिर लिसानियात कहा जाता है। आगे हम देखेंगे उर्दू ज़बान किस तरह वजूद में आई। तो किसी भी ज़बान के आगाज़ व इर्तिका की दास्तान कुछ मखसूस माशरती और तहज़ीबी पहलू से जुड़ी होती है। कोई भी ज़बान अचानक से वजूद में नहीं आती। कोई भी ज़बान अपनी तरक्की याफ्ता शक्ल इख्तियार करने से पहले मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, जो अपनी तरक्की याफ्ता शक्ल में वजूद में आने से पहले मुख्तलिफ हालात से गुजरी है। उर्दू ज़बान किस तरह वजूद में आई, इससे पहले हिंदुस्तान में क्या लिसानी सूरत हाल थी और कौन सी ज़बान हिंदुस्तान में बोली जाती थी, और उर्दू किस तरह इनसे वजूद में आई, आइए देखते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 500 कब्ल मसीह में आर्याई समाज के लोग वसत एशिया की खुश्क पहाड़ियों से निकलकर ईरान, अफ़गानिस्तान और सिंध के रास्ते होते हुए हिंदुस्तान आए। तो कौन आया? 500 कब्ल मसीह आर्याई समाज के लोग जो है वसत एशिया के खुश्क पहाड़ियों से निकलकर ईरान, अफ़गानिस्तान और सिंध के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान आए। ये अपने साथ आर्याई ज़बान लेकर आए।
इनका मुकाबला हिंदुस्तान में पहले से मौजूद द्राविड़ कौम से होता है। तो हिंदुस्तान में पहले से कौन सी कौम मौजूद थी? हिंदुस्तान में पहले से द्रविड़ कौम मौजूद थी। तो आर्याई समाज के लोग आर्याई लोग जब आए तो उनका मुकाबला किससे होता है? द्रविड़ कौम से होता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आर्याई समाज की जीत हुई और द्रविड़ कौम की शिकस्त हुई। मतलब आर्याई समाज के लोग जो है उनकी जीत हुई और द्रविड़ कौम हार गई, शिकस्त हो गई। इसके बाद आर्याई कौम शुमाली हिंद में बस गई। कहाँ बस गई? शुमाली हिंद में बस गई। और द्रविड़ कौम जुनूबी हिंद में बस गई। और द्रविड़ कौम कहाँ बस गई? जुनूबी हिंद में बस गई। लेकिन द्रविड़ कौम के कुछ अफराद शुमाली हिंद में बच गए और आर्याई कौम जिस ज़बान को लेकर हिंदुस्तान आए इसमें द्रविड़ कौम की जो ज़बानें थी उनके अल्फाज मिलने लग गए। ये बात आर्याई समाज के लोगों को नापसंद हुई, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ज़बान के लिए कुछ असूल और कानून बना दिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि आर्याई कुछ 500 कबल मसीह आर्याई समाज के लोग आए वस्ती एशिया से, खुश्क पहाड़ियों से और ईरान, अफ़गानिस्तान, सिंध के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान पहुंच गए। जब ये हिंदुस्तान आए तो पहले से हिंदुस्तान में द्रविड़ कौम के मौजूद थे, तो उनका मुकाबला जो है आर्याई समाज के लोगों का मुकाबला द्रविड़ कौम से होता है, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि आर्याई समाज जीत गए और द्रविड़ कौम की हार हो गई। और इसके बाद क्या हो गई? जब शिकस्त खा गई द्रविड़ कौम तो आर्याई कौम शुमाली हिंद में बस गए और द्रविड़ कौम जुनूबी हिंद में बच गए। लेकिन द्रविड़ कौम के कुछ अफराद जो है, कुछ लोग जो है शुमाली हिंद में बच गए। अब क्या हुआ? जब वो बच गए तो उनकी ज़बान जो है आर्याई ज़बान के साथ मिलने लगी, उनके अल्फाज मिलने लगे। तो ये बात आर्याई समाज के लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या कर दिया? इस ज़बान के अपनी जो ज़बान है आर्याई ज़बान, उसके कुछ उसूल और कानून बना दिए। नतीजा ये हुआ कि आर्याई ज़बान एक खालिस तबका की ज़बान बनकर रह गई और इसका रास्ता टूट गया। अब क्या हो गई? उसूल और कानून बन गए तो ये एक तबका की ज़बान ही बनकर रह गई और इसका रास्ता जो है टूट गया। और संस्कृत ज़बान की इब्तदा हुई। तो देखें किस तरह से संस्कृत ज़बान की इब्तदा हुई। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपको। आगे हम देखेंगे आर्याई ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आर्याई ज़बान को 3 हिस्से में तकसीम किया गया है। पहला है कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह। ओके, 1500 से 500। फिर है वस्ते हिंद आर्याई, पहला कदीम, दूसरा वस्ते हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी। उसके बाद जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से आज तक, अभी तक। उर्दू ज़बान का ताल्लुक इसी जदीद हिंद आर्याई ख़ानदान से है। तो हमारे जो उर्दू ज़बान है उसकी ताल्लुक किससे है? इसी जदीद हिंद आर्याई ख़ानदान से है। दुनिया की तमाम ज़बानों को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है दुनिया की ये तमाम ज़बानें हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से वो 8 ख़ानदान हैं जिसमें तकसीम किया गया है। पहला है शामी, दूसरा है अफ्रीकी बांतू, तीसरा है हिंद चीनी, चौथा है द्राविड़ी, पांचवा है मुंडा, छठा है मलयाई ख़ानदान और सातवां है हिंद यूरोपीय ख़ानदान और आठवां है अमेरिका के अहद कौम की ज़बानें। तो टोटल 8 है। शामी, अफ्रीकी बांतो, हिंद चीनी, द्राविड़ी, मुंडा, मलयाई ख़ानदान, हिंद यूरोपीय ख़ानदान और अमेरिका के अहद कौम की ज़बानें। हिंद यूरोपीय ख़ानदान इनमें सबसे बड़ा ख़ानदान है। तो इम्पॉर्टेंट, ये हिंद यूरोपीय ख़ानदान क्या है? सबसे बड़ा ख़ानदान है। सबसे बड़ा ख़ानदान कौन है? हिंद यूरोपीय ख़ानदान है। उर्दू का ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से है। तो उर्दू का ताल्लुक़ क्या है? इसी ख़ानदान से है। ठीक है, उर्दू का ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से है। हिंद यूरोपीय ख़ानदान की 8 शाखें हैं। अब हिंद यूरोपीय जो ख़ानदान है जिसका ताल्लुक़ हमारे उर्दू से है, उर्दू ज़बान से है, उसकी भी 8 शाखाएँ हैं। इनमें से सबसे अहम हिंद आर्याई ख़ानदान है। 8 शाखाएँ हैं और इनमें से सबसे अहम जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अहम है हिंद आर्याई ख़ानदान। हिंद आर्याई जिसे हम ईरानी ख़ानदान भी कह सकते हैं, उर्दू का ताल्लुक़ इससे जाकर मिलता है। जब संस्कृत के लिए
कड़े उसूल और ज़ाब्ते बना दिए गए तो आवाम ने एक फितरी ज़बान बोलना शुरू किया। अब क्या हुआ ना कि जब संस्कृत ज़बान आई तो उसके भी कुछ उसूल और कानून बना दिए गए। अब जब उसूल और कानून बना दिए गए तो फिर क्या हो गया, वो भी एक तबका की ज़बान बनकर रह गई, है ना। कुछ पंडित जो है, पंडितों की जागीरें, उनकी ज़बान बनकर ये रह गई। तो अब क्या हुआ, एक फितरी ज़बान बनकर ये रह गई, तो एक फितरी ज़बान बोलना शुरू किया। अब आवाम ने क्या किया, उस संस्कृत ज़बान को छोड़ दिया और एक नया ज़बान जो है उसको बोलना शुरू किया और जिसे प्राकृत का नाम दिया गया। अब देखिए संस्कृत से क्या हुई, प्राकृत ज़बान की इब्तदा हुई, संस्कृत से प्राकृत ज़बान की इब्तदा हो गई। यानी जब संस्कृत एक मजहबी ज़बान बन गई और पंडितों की जागीरें बनकर रह गई तो आवाम ने जिस ज़बान को बोलना शुरू किया इसे प्राकृत कहा जाता है। तो किस तरह से देखें ज़बानें जो है धीरे धीरे बदलती गई। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर कौम हिंद आर्याई दौर ख़त्म होता है। अब यहाँ पे कौम हिंद आर्याई ख़त्म होता है और वस्त हिंदी आर्याई दूसरे दौर शुरू होता है। ठीक है, कदीम हिंद आर्याई यहीं पे ख़त्म हो गया, कदीम हिंद आर्याई का दौर, अब वस्त हिंद आर्याई दौर शुरू होता है। वस्त हिंद आर्याई दौर में प्राकृत ज़बानों का इस्तेमाल होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्त हिंद आर्याई में कौन सी ज़बान का इस्तेमाल होता था, प्राकृत। पहली प्राकृत या इब्तदाई पर प्राकृत पाली को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे पाली भाषा सुना होगा आपने। पहली प्राकृत या इब्तदाई प्राकृत जो है पाली भाषा को कहा जाता है। ये बुद्ध मज़हब की ज़बान है। हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये बुद्ध मज़हब की ज़बान है पाली। महात्मा गौतम बुद्ध ने इस ज़बान में अपने मज़हब की तालीम व तबलीग की और इसी ज़बान में अपने उपदेश दिए। तो ये जो पाली है, पहली प्राकृत या इब्तदाई प्राकृत जो है जिसे पाली कहा जाता है, तो ये बुद्ध मज़हब की ज़बान थी और महात्मा बुद्ध ने जो है इसी ज़बान में अपने मज़हब की तालीम और तबलीग की थी और इसी ज़बान में अपने उपदेश भी दिए थे। आगे हम देखेंगे अदबी प्राकृत 5 है। अब हम प्राकृत के बारे में देखेंगे। अदबी प्राकृत 5 है। शोरसीनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, पिसाची प्राकृत। क्या क्या है फिर से देखिएगा, शोरसीनी प्राकृत, दूसरा है मागधी प्राकृत, तीसरा है उर्दू मागधी प्राकृत, चौथा है महाराष्ट्रीय प्राकृत और पांचवा है पिसाची प्राकृत। प्राकृत किसी खास ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि अलग अलग अलामतों में बोली जाने वाली ज़बानों का मजमुआ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे शोरसीनी प्राकृत। ये है क्या शोरसीनी प्राकृत? तो ये शोरसीन के इलाके में की प्राकृत थी और इसका इसका मरकज़ मथुरा था। ठीक है, तो ये जो शोरसीनी प्राकृत है, ये जो है शोरसीन के इलाके की प्राकृत थी और इसका मरकज़ मथुरा था। ये संस्कृत के बहुत नज़दीक थी, बल्कि संस्कृत के बाद इसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी। तो संस्कृत के बाद सबसे ज़्यादा शोरसीनी प्राकृत को जो है की अहमियत थी। संस्कृत ड्रामों में इसी ज़बान का इस्तेमाल होता था। उर्दू का तारीख़ी रिश्ता इससे जाकर मिलता है। ये वही इलाका है जहाँ कदीम हिंद आर्याई दौर में मदीहा दिशा बोली जाती थी। संस्कृत के बाद सबसे ज़्यादा तहजीबी याफ्ता ज़बान इसी को माना जाता है। ये हो गया शोरसीनी प्राकृत। अब हम देखेंगे मागधी प्राकृत। तो ये वही इलाका है जहाँ कदीम हिंद आर्याई दौर में प्राच्या का चलन था। उसके बाद है अर्धमागधी प्राकृत। ये प्राकृत बिहार से इलाहाबाद के दरमियानी इलाके में बोली जाती थी। ठीक है। तो अर्धमागधी प्राकृत जो है, अर्धमागधी प्राकृत क्या है? ये प्राकृत बिहार से इलाहाबाद के जो दरमियान इलाके थे वहाँ बोली जाती थी। आगे हम देखेंगे ये एक तरक्की याफ्ता और
मज़हब ज़बान थी, तरक्की याफ्ता और मज़हब ज़बान थी। ये शाही ज़बान थी, यानी शाही घरानों में यही बोली जाती थी। ठीक है, कौन सी भाषा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, अर्धमागधी प्राकृत। ठीक है, ये शाही ज़बान थी और यानी शाही घरानों में यही बोली जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्रीय प्राकृत। महाराष्ट्र के इलाकों में बोली जाने वाली प्राकृत को महाराष्ट्रीय प्राकृत कहा जाता है। आगे देखेंगे हम पिसाची प्राकृत। पंजाब और कश्मीर में बोली जाने वाली ज़बानों को कहते हैं। ठीक है, पंजाब और कश्मीर में बोली जाने वाली जो ज़बान है उसे क्या कहते हैं, पिसाची प्राकृत। इन प्राकृतों के लिए भी संस्कृत की तरह असूल बना दिए गए, जिससे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इसके बाद अवाम ने टूटी फूटी ज़बानें बोलना शुरू किया, जैसे अपभ्रंश, जिसे अपभ्रंश का नाम दिया गया। अब देखिए यहाँ से पिसाची प्राकृत से क्या हो गया, एक नया ज़बान की इब्तिदा यहाँ से हुई, वो क्या है, अपभ्रंश। ठीक है, इन प्राकृतों के लिए भी संस्कृत की तरह जब असूल बना दिया गया तो आम आदमी की पहुंच से ये बाहर हो गई। अब क्या हो गया, आवाम ने टूटी फूटी ज़बानें बोलना शुरू कर दी और इससे किस ज़बान की इब्तिदा हुई, इससे अपभ्रंश ज़बान की इब्तिदा हुई। अपभ्रंश का माना है बिगड़ी हुई ज़बानें या भ्रष्ट से है। जिस तरह लिसानी तब्दीली के बाद संस्कृत से प्राकृत बनी, ठीक उसी तरह प्राकृत से अपभ्रंश वजूद में आई, है ना। आगे देखेंगे, यानी जिस तरह संस्कृत के लिए असूल बना दिए गए तो प्राकृत वजूद में आई, है ना, और जब प्राकृत के लिए असूल बना दिए गए तो अपभ्रंश वजूद में आ गई। अब हम देखेंगे अपभ्रंश की तादाद भी 5 है। अपभ्रंश भी क्या है, 5 है। हमने प्राकृत के बारे में देखा था, प्राकृत भी 5 थे, उसी तरह अपभ्रंश भी क्या है कि तादाद भी 5 है। पहला है शोरसीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और शुमाली मगरिबी अपभ्रंश। आगे हम देखेंगे शोरसीनी अपभ्रंश। ये शोरसीनी प्राकृत से निकली है। ये शोरसीनी प्राकृत की जगह बोली जाती है। शोरसीनी प्राकृत से खड़ी बोली वजूद में आई। अब देखिए खड़ी बोली के किससे वजूद में आई है, शोरसीनी प्राकृत से खड़ी बोली वजूद में आई, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शोरसीनी अपभ्रंश, तो शोरसीनी अपभ्रंश जो है ये क्या है, ये शोरसीनी प्राकृत से निकली है। दूसरा है कि ये शोरसीनी प्राकृत की जगह बोली जाती है और इसी शोरसीनी प्राकृत से खड़ी बोली वजूद में आई। शोरसीनी प्राकृत के 4 अहम ज़बानें हैं। अब इसके 4 अहम ज़बानें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा तभी आपको पूरा लाइन वाइज समझ में आएगा किस तरह ज़बानें जो है तब्दील होते होते हमारी उर्दू ज़बान जो है वो उसकी इब्तिदा किस तरह से हुई। तो अब देखेंगे कि शोरसीनी प्राकृत से 4 अहम ज़बानें वजूद में आई। पहला है राजस्थानी, दूसरा है गुजराती, तीसरा है मशरिकी पंजाबी और चौथा है मगरिबी हिंदी। ठीक है, क्या क्या है, राजस्थानी, गुजराती और मशरिकी पंजाबी और मगरिबी हिंदी। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। अब मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। क्या क्या बोलियाँ हैं मगरिबी हिंदी की, एक होता है खड़ी बोली है, दूसरा है हरियाणवी, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है बुंदेली और 5वां है ब्रज भाषा। क्या क्या है मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज भाषा। मगरिबी हिंदी की तमाम बोलियां शोरसीनी अपभ्रंश से ही निकली हुई है। तो मगरिबी हिंदी की जितनी भी ये तमाम बोलियां है ये किससे निकली है, ये याद रखना, अपभ्रंश, शोरसीनी अपभ्रंश से ये बोलियां निकली हैं। उर्दू ज़बान का ताल्लुक खड़ी बोली से है और उर्दू ज़बान का ताल्लुक जो है खड़ी बोली से है और खड़ी बोली का मगरिबी हिंदी से। और खड़ी बोली का ताल्लुक किससे है, उर्दू का ताल्लुक खड़ी बोली से और खड़ी बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से है। उर्दू का तारीख़ी रिश्ता इसी ज़बान से मिलता है। अब उर्दू का तारीख़ी रिश्ता जो है इसी ज़बान से मिलता है। मागधी अपभ्रंश, अब हम देखेंगे मागधी अपभ्रंश।
ये मागधी प्राकृत की जगह बोली जाती है, जो हमने ऊपर देखा था, है ना, उसकी जगह पर क्या बोली जाती है, मागधी अपभ्रंश। इससे बिहारी, बंगाली, असमी और ओडिया ज़बान बनी। मागधी अपभ्रंश से क्या क्या बनी, बिहारी बनी, बिहारी भाषा बनी, बंगाली, असमी और जॉर्ज ग्रेशन। इसके अलावा माहिरी लिसान जॉर्ज ग्रेसन ने मगही, मैथिली और भोजपुरी का वजूद भी इसी से बताया है। किससे बताया है, मागधी अपभ्रंश से बताया है। आगे हम देखेंगे अर्ध मागधी अपभ्रंश। ये अपभ्रंश बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में बोली जाती थी। इसमें मशरकी हिंदी की बोलियां शुमार की जाती हैं, मसलन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का निकाल भी इसी से होता है। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश ये महाराष्ट्र के इलाके की ज़बान थी जिससे वहाँ की मौजूदा ज़बान मराठी निकली, यानी इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल मराठी है। आगे है शुमाल मगरिबी अपभ्रंश। इसके 2 हिस्से हैं। अब देखते हैं 2 हिस्से क्या क्या है। पहला हिस्सा है प्राजड़ अपभ्रंश। इससे सिंधी निकला, सिंधी भाषा निकली, और केकई अपभ्रंश, इससे मगरिबी पंजाबी निकली है। इसके बाद जदीद हिंद आरियाई दौर शुरू होता है। अब जदीद हिंद आरियाई दौर शुरू होने वाला है और इसी का ताल्लुक़ जो है उर्दू ज़बान से है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जितने भी अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, खैर सारा ही जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ पे जदीद हिंद आरियाई जो है इसका ये उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये ज़बान ध्यान से सुनिएगा कि ये ज़बान की इब्तिदा, उर्दू ज़बान की इब्तिदा किस तरह से हुई है। तो मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, ठीक है, 5 बोलियाँ हैं मगरिबी हिंदी की। क्या क्या बोलियाँ हैं, ब्रज भाषा, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है हरियाणवी और 5वां है खड़ी बोली। और इस खड़ी बोली से ही उर्दू ज़बान की इब्तिदा हुई है, जो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे, सबसे पहला है ब्रज भाषा। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों में पहला है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा करीम ज़माने में ही एक अदबी ज़बान थी। कदीम ज़माने में भी ये क्या है, एक अदबी ज़बान थी। ये शोर सीनी के मरकज़ी इलाके की बोली थी। ये बोली आगरा, बरेली, मथुरा, MP, ग्वालियर में बोली जाती है। उसके बाद हम देखेंगे बुंदेली। ये बुंदेलखंड की ज़बान थी। बुंदेली कहाँ की ज़बान थी, बुंदेलखंड की। उसके बाद है कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाती थी। कहाँ बोली जाती थी, कन्नौज में। उसके बाद है हरियाणवी, ये करनाल, रहता, हिसार और गुड़गांव के इलाके में बोली जाती थी। कौन सी भाषा, हरियाणवी। उसके बाद आती है खड़ी बोली, जिसका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान से है और जिससे उर्दू ज़बान की इब्तिदा हुई है, जो हम देखेंगे। पहला है कि ये मगरिबी हिंद की मायारी बोली मानी जाती है। दिल्ली की शहरी ज़बान थी और अम्बाला में बोली जाती थी। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती थी, दिल्ली की शहरी ज़बान थी और अम्बाला में बोली जाती थी। यूपी के देहरादून के इलाके, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर का शुमाली हिस्सा, बजनूर, मुरादाबाद, रामपुर में बोली जाती थी। कहाँ कहाँ बोली जाती थी, फिर से ध्यान से सुनिएगा। यूपी के देहरादून के इलाके में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, बुलंदशहर का शुमाली हिस्सा में, बजनूर में और मुरादाबाद और रामपुर में बोली जाती थी। ये पूरे हिंदुस्तान में राब्ते की ज़बान मानी जाती थी। पूरे हिंदुस्तान में राब्ते की ज़बान मानी जाती थी। आगे हम देखेंगे गिलक्रिस्ट ने खड़ी बोली को हिंदुस्तान की असल ज़बान करार दिया। ठीक है, असल ज़बान करार दिया खड़ी बोली को। जॉर्ज ग्रिसन ने इसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रिसन ने खड़ी बोली को क्या कहा था, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा था। उर्दू का ताल्लुक़ खड़ी बोली से है। उर्दू का ताल्लुक़ किससे है, खड़ी बोली से है। खड़ी बोली को मगरिबी हिंद में जॉर्ज ग्रिसन ने शुमार किया है। मगरिबी हिंद में किसने शुमार किया है, किसने किया है, जॉर्ज ग्रिसन ने किया है। और मगरिबी हिंद नाम भी इन्होंने ही दिया है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जो है, ज्ञानचंद ने अपने मकाले उर्दू के आगाज़ के नज़रिए में कहा है कि उर्दू की असल जो है खड़ी बोली है। उर्दू की असल ज़बान जो है, जो उर्दू जिससे निकला है, जिससे उर्दू ज़बान की इब्तिदा हुई है, वो क्या है, खड़ी बोली, और सिर्फ खड़ी बोली है। किसने कहा है, प्रोफेसर ज्ञानचंद ने। और किस में कहा है, उर्दू के आगाज़ नज़रिए उनके मकाले में।
उर्दू खड़ी बोली दिल्ली और मगरबी यूपी में यूपी की बोली है। कहाँ की बोली है खड़ी बोली? दिल्ली और मगरबी यूपी। उर्दू का निकाल खड़ी बोली से हुआ। खड़ी बोली जदीद हिंद आरियाई ज़बान है। कौन सी ज़बान है? खड़ी बोली जदीद हिंद आरियाई ज़बान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उर्दू खड़ी बोली जो है वो जदीद हिंद आरियाई ज़बान है और उर्दू का ताल्लुक़ भी जदीद हिंद आरियाई दौर से है। मशऊद हुसैन ख़ान का नज़रिया भी यही है कि उर्दू की इब्तदा दिल्ली और इसके गिरदनवाह में हुआ है। दिल्ली और इसके गिरदनवाह में खड़ी बोली का चलन था। इसके लिए कहा जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं, ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि उर्दू का निकाल खड़ी बोली से हुआ है। उर्दू का निकाल किससे हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। तो ये था पूरा उर्दू ज़बान की इर्तिका, कैसे उर्दू ज़बान जो है एक ज़बान, उर्दू ज़बान की इब्तदा हुई, किस तरह से वो एक ज़बान, उर्दू ज़बान जो है एक ज़बान का उसको दर्जा मिला और किससे कैसे कैसे किस किस ज़बान से होकर उर्दू ज़बान की इब्तदा हुई, ये हमने अभी तक देखा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को 2-3 बार देखें तो इंशाल्लाह समझ में ज़रूर आ जाएगी। आप उसको बार बार 2-3 बार पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से उर्दू ज़बान की इब्तदा हुई है। अब हम आगे देखेंगे कुछ माहिर लिसानियात है और इनकी तशानीफ़। प्रोफेसर मशऊद हुसैन ख़ान, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? मुकदमा तारीख़ी ज़बान उर्दू, उर्दू ज़बान की तारीख़ी का खाका, लिसानियाती असलूब, उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू लफ्ज़ का सूतियानी और तज़ीज़ शूतियानी मुताला। उसके बाद है मही अलाउद्दीन कादरी ज़ोर हिंदुस्तानी लिसानियात, इन्होंने लिखा है। उसके बाद है दक्कनी अदब की तारीख़, उर्दू शिया पारे। उसके बाद है हाफिज़ महमूद शियानी, पंजाब में उर्दू, ये इम्पॉर्टेंट है। हाफिज़ मशऊद की पंजाब में उर्दू। उसके बाद है शौकत सब्ज़वारी, उर्दू लिसानियात, दास्तानी ज़बान उर्दू और उर्दू ज़बान की इर्तिका। उसके बाद हम देखेंगे नशरुद्दीन शामी, दक्कन में उर्दू, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है सैयद सुलेमान नदवी, नक़ूश सुलेमानी। नेक्स्ट है मौलवी अब्दुल हक दहलवी, उर्दू ज़बान व अदब, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मिर्ज़ा खलील अहमद बैग, उर्दू की लिसानी तश्कील, उर्दू की तारीख़, लिसानी तनाज़िर, लिसानी मसाइल व मुबाहिश और ज़बान असलूब व अशलूबियात। उसके बाद हम देखेंगे एहतसाम हुसैन ने हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका और उर्दू की कहानी। ग्रीशन लिसानियाती जायज़ा हिंद। गोपी चंद नारंग, उर्दू ज़बान और लिसानियात, उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू और अमला नामा। ज्ञानचंद जैन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज्ञानचंद जैन, उनका था आम लिसानियात और लिसानी मुताले। उसके बाद है रशीद हुसैन ख़ान, उर्दू आमला, ज़बान व कायदा। रशीद हुसैन ख़ान, ये हो गया। आगे हम देखेंगे शमसुल्लाह कादरी, उर्दू कदीम, अब्दुल कादरी शरवरी, ज़बान और इल्म ज़बान। मशऊद हुसैन